हेलो नमस्कार, राउस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, क्योंकि ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञात है कि हम लंबे समय से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करके हमने शॉर्ट सीरीज की एक श्रृंखला चलाई हुई है। इस श्रृंखला के क्रम में हम कुछ सेशन से आप देखेंगे मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीजन को कवर कर रहे हैं। इस क्रम में हमने मालवा के पठार को देख लिया है, इसके साथ नर्मदा सोन घाटी को देख लिया है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे किसके संदर्भ में, मध्य भारत के पठार के संदर्भ में। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें मध्य भारत के पठार को हम बेहतर तरीके से देख पाएं। तो आज हम मध्य भारत के पठार और रीवा पन्ना के पठार के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी उनको बेहतर तरीके से देखने का क्या करेंगे साथियों, प्रयास करेंगे। बहरहाल हम लौटते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। इस टॉपिक का नाम है क्या, मध्य भारत का पठार। साथियों, मध्य भारत के पठार के बारे में आप सबसे पहले देखेंगे, हम मानचित्र बनाएंगे और इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि मध्य भारत का जो पठार है ये मध्य प्रदेश के किस भूभाग में हमको जो है दिखाई दे रहा है। तो साथियों, आपको ये बेहतर तरीके से याद रखना होगा कि मध्य भारत का जो पठार है ये हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश है ना। इस मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि जो मध्य भारत का पठार हमको दिखता है वो ये वाला क्षेत्र जो है ये पठार हमको मध्य भारत के पठार के नाम से इसको हम जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं साथियों, मध्य भारत का पठार बेसिकली कहते हैं। तो ये क्या है साथियों, ये हमारे मध्य भारत का पठार है। तो हम नॉर्मल सी चर्चा करते हैं कि जो मध्य भारत का पठार है इसका आपको कुछ चीज़ें इसके संदर्भ में आपको याद रखनी होंगी कि जैसे इसका क्षेत्रफल क्या है साथियों। तो आप देखेंगे इसका क्षेत्रफल क्या है, आप देखेंगे 32,896 वर्ग किलोमीटर हमको इसका क्या दिखता है, एरिया दिखता है, जो एमपी का लगभग 10.68% क्षेत्रफल कवर करता है। दूसरी बात, अगर हम देखें कि इसमें कौन कौन से जिले हमारे शामिल होते हैं तो आपको ये याद रखना होगा साथियों कि इस मध्य भारत के पठार में हमारे भिंड है ना, इसके साथ मुरैना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इसके साथ श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी है ना, ये पूरे क्षेत्र हमको इसमें कवर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ आप देखेंगे साथियों यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख नदियां हमको दिखाई देती हैं। इन नदियों में आप देखेंगे चंबल है ना, कूनो, काली सिंध। तो ये यहाँ पे हमको प्रमुख नदियों के रूप में दिखाई देती हैं। ये इस क्षेत्र की साथियों क्या दिखाई देती हैं, हमको प्रमुख नदियों के रूप में दिखाई देती हैं। यहाँ पे अगर आप प्रमुख फसलों की बात करेंगे कि यहाँ पे सर प्रमुख फसलें हमको कौन कौन सी दिखाई देती हैं, तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर सरसों, ज्वार है ना, कुछ मात्रा में गेहूं, ये हमको होता हुआ दिखाई पड़ता है। सबसे शानदार जो फसल यहाँ पे होती है वो हमको दिखती है सरसों। इसीलिए इस पठार का हमको एक और नाम दिखाई देता है जिसे हम सरसों की हांडी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं साथियों इसको, सरसों की हांडी के नाम से हम इसको जानते हैं, सरसों की हांडी। इसके साथ इसका एक और नाम हमको मिलता है, क्योंकि ये क्षेत्र चंबल नदी द्वारा बनाया गया है इसीलिए हम इसे चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से भी हम इस क्षेत्र को जानते हैं। इसके साथ आपको याद रखना होगा साथियों कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र हम कहें कि चंबल नदी है ना, यहाँ अब देखेंगे यहाँ पे अगर हम मैंने कहा कि चंबल नदी यहाँ बहती है तो यहाँ पे मृदा कैसी है, चंबल जो नदी है ये अपने साथ रिवर सेडिमेंट्स को, नदियों के अपक्षेप को बहाकर लेकर के आती है। क्योंकि नदियों के अपक्षेप से इस क्षेत्र की मृदा का निर्माण हुआ है और नदियों के अपक्षेप से जो मृदा बनती है उसे हम एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा है, जो चंबल नदी है ना के अवसाद से बनती है। किससे बनती है, चंबल नदी के अवसाद से बनती है। और ध्यान रखिएगा साथियों यहाँ पे जो क्षेत्र है ये क्षेत्र हम कहें चंबल नदी अपने रास्ते में अवनली का अपरदन करती है। बड़ी बड़ी नालियां टाइप की नदियां चंबल नदी बहती है तो अपने रास्ते में नालियां टाइप के खोद खोद के गहरे गड्ढे बना देती है। तो ये क्षेत्र जो है अवनली का अपरदन से परिचित हम कहें ग्रस्त है। कैसे, अवनली का अपरदन से। किससे परिचित है साथियों, अवनली का अपरदन, गली इरोजन है ना,
इससे हम कहें ग्रस्त है, इसीलिए इस क्षेत्र में बीहड़ों का क्या होता है, निर्माण होता है, गहरे खड्ड, हाँ, बीहड़ों का निर्माण होता है। और एक समय पे यहाँ पे दस्यु जो हम कहें कि डाकू होते थे, दस्यु आश्रय यहाँ पे हमको मिला हुआ था। तो अवनलिका अपर्दन से क्या है, ये क्षेत्र हमको ग्रसित दिखाई पड़ता है। इसके साथ आप देखेंगे ये एक जो क्षेत्र है ये कैसा है, एक गहरी घाटी का क्षेत्र। कैसी घाटी का क्षेत्र है साथियों, ये गहरी घाटी का एक क्षेत्र है। और जब ये गहरी घाटी है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमको कुल मिलाकर साथियों इतना याद रखना होगा आपको कि ये जो क्षेत्र होगी ये गहरी घाटी के हमको क्षेत्र दिखाई देता है। और इसकी औसत जो गहराई होगी वो कितनी होती है साथियों, मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग माना जाता है। इसकी औसत गहराई आप देखेंगे लगभग 300 मीटर के आसपास हमको इसकी औसत गहराई यहाँ पर दिखाई देती है। अगर हम यहाँ की क्लाइमेट की बात करें, हम यहाँ की अगर जलवायु की बात करें तो हमको ये पता चलता है, क्या पता चलता है साथियों, कि यहाँ की जलवायु होगी ये कैसी होगी साथियों, विषम जलवायु होगी। कैसी होगी, विषम जलवायु हमको दिखाई पड़ती है। अब विषम जलवायु का मतलब क्या है साथियों, तो आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर एक शीत ऋतु है, सब जगह होती है, और एक ग्रीष्म ऋतु है। तो आप देखेंगे साथियों कि शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में क्या होती है, गर्मी अधिक पड़ती है। शीत ऋतु में सर्दी अधिक पड़ती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी क्या पड़ती है, अधिक पड़ती है। तो जब ये हम कहें इस जलवायु को हम क्या बोलते हैं, विषम जलवायु के नाम से जानते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि ये मध्य भारत का पठार है, ये स्थल सागर से बहुत ज्यादा दूर है। तो इस क्षेत्र में हम कहें स्थल से दूरी अधिक होने के कारण विषम जलवायु है ना, कि विषम जलवायु का कारण क्या है, तो यहाँ की विषम जलवायु का किसका साथियों, आपको याद रखना होगा, विषम जलवायु का क्या कारण है। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ की विषम जलवायु का जो कारण है वो क्या है, इस सागर से अधिक दूरी है ना, सागर से अधिक दूरी, ये कारण है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये कैसा है, मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे कम वर्षा वाला क्या है साथियों, क्षेत्र हमको दिखाई पड़ता है। और इसी जगह पे हमको है ना, आप देखेंगे यहाँ की औसत वर्षा कितनी है, इस क्षेत्र की अगर हम औसत वर्षा की चर्चा करें तो आपको ये याद रखना होगा कि इस क्षेत्र की औसत वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर से कम होती है। कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इसके साथ अगर आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान हमको दिखता है। क्या दिखता है, सबसे कम वर्षा है ना, सबसे कम वर्षा वाला स्थान हमको यहाँ पे दिखता है। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है साथियों, आप देखेंगे भिंड जिले में वो स्थान हमको दिखता है। भिंड जिले में स्थान है गौहद, जहाँ की औसत वर्षा हमको कितनी दिखाई देती है, 55 सेंटीमीटर के आसपास जहाँ की औसत वर्षा हमको दिखाई देती है। और मध्य भारत के पठार की आप देखेंगे कि साथियों जो सर्वोच्च चोटी है, मध्य भारत की पठार की जो हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च चोटी है, उस सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है साथियों, माउंट टोंगरा। क्या नाम है साथियों, माउंट टोंगरा, है ना। तो मध्य भारत के पठार की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है साथियों, माउंट टोंगरा के नाम से जाना जाता है। तो इतनी चीजें हमको मध्य भारत के पठार के दृष्टिकोण से याद रखनी होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे साथियों कि यहाँ पे हमको रीवा पन्ना का जो पठार है ये मध्य प्रदेश में कहाँ दिखता है। तो रीवा पन्ना के पठार के संदर्भ में आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी। सबसे पहले मैप बनाएंगे हम। ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में हम रीवा पन्ना के पठार की बात करते हैं तो साथियों आपको ये क्षेत्र जो दिखेगा ये रीवा पन्ना के पठार के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र का नाम क्या है साथियों, रीवा पन्ना का पठार है। अगर हम देखें कि इस रीवा पन्ना के पठार का हमको कितना क्षेत्रफल दिखाई पड़ता है, कितना क्षेत्रफल है इस रीवा पन्ना के पठार का, तो आपको याद रखना होगा 31,955 वर्ग किलोमीटर हमको इसका क्षेत्रफल दिखाई देता है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, एमपी के कुल क्षेत्रफल का 10.37% हमको दिखाई देता है। अगर हम रीवा पन्ना के पठार में शामिल जिलों की चर्चा करें तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर कौन कौन से जिले हमको दिखाई देते हैं। तो आप याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर हमको है ना रीवा,
पन्ना, है ना, कौन कौन से जिले दिखते हैं, रीवा, पन्ना, है ना। इसके बाद कटनी का थोड़ा सा भाग दिख जाता है हमको, है ना। सतना का कुछ भाग हमको दिख जाता है, रीवा, पन्ना, कटनी, सतना, है ना। दमोह का कुछ भाग हमको यहाँ पर दिख जाता है। तो इन क्षेत्रों की हमको यहाँ पे क्या करनी है साथियों, चर्चा करनी है। अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो क्षेत्र है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है साथियों, हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आपको ये याद रखना होगा कि रीवा पन्ना की पठार की सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम क्या है साथियों, सद्भावना चोटी है। क्या नाम है, सद्भावना। जैसे मालवा के पठार की चोटी सिगार थी, सद्भावना चोटी, इसी को बोलते हैं गुडविल चोटी। क्या नाम है, गुडविल चोटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो सद्भावना चोटी या गुडविल चोटी के नाम से इसे हम जानते हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के दमोह में है। और इसकी हाइट कितनी है, 752 मीटर के आसपास हमको इसकी हाइट दिखती है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर साथियों कैसी हमको मृदा दिख रही है, तो याद रखिएगा लाल पीली बलुई मृदा, कैसी, लाल पीली बलुई मृदा हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार की हमको क्या दिखती है साथियों, यहाँ पर मृदा दिखाई पड़ती है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि इस क्षेत्र में हमको कैसी फसलें दिखाई पड़ती हैं, यहाँ पर फसलें कौन कौन सी होती हुई दिखाई पड़ती हैं रीवा पन्ना के पठार में, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर हमको गेहूं, चावल, ज्वार, तिल, है ना, गेहूं, चावल, ज्वार, तिल, है ना। और आप ध्यान रखिएगा गेहूं मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल है और चावल मध्य प्रदेश की दूसरी प्रमुख फसल है। जबकि अगर हम चर्चा करेंगे किसकी, भारत में चावल मुख्य फसल है और गेहूं दूसरी प्रमुख फसल के रूप में हमको दिखाई पड़ती है। और अगर हम देखें कि इस क्षेत्र में चट्टानें कैसी पाई जाती हैं हमको, तो आपको याद रखिएगा ये विंध्यन क्रम की हमको क्या दिखती हैं, चट्टानें दिखती हैं। कौन सी, विंध्यन सीरीज की हमको चट्टानें दिखती हैं। इसीलिए रीवा पन्ना के पठार का हमको एक और नाम दिखता है, क्या नाम दिखता है, विंध्यन, क्या दिखता है, विंध्यन उपाद्र प्रदेश, विंध्यन उपाद्र प्रदेश के रूप में हमको ये क्षेत्र दिखाई पड़ता है। यहाँ पर हमको बहुत सारे साथियों जलप्रपात दिखाई पड़ते हैं, वाटरफॉल हमको दिखाई पड़ते हैं। इन जलप्रपातों के बारे में एक आपको दिखाई देगा चचई जलप्रपात, एक आपको दिखाई देगा केवटी जलप्रपात, एक आपको दिखाई देगा कौन सा, बहुटी जलप्रपात। बहुटी आप देखेंगे जो बहुटी है ये इसकी हाइट 198 मीटर है और ये मध्य प्रदेश का क्या है साथियों, सबसे ऊंचा हमको क्या दिखता है साथियों, वाटरफॉल हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अगर हम यहाँ की नदियों की प्रमुख बात करें कि यहाँ नदियां कौन कौन सी प्रमुख हैं, तो आपको याद रखना होगा केन, व्यरमा, गोपद, सोन, है ना। ये इस क्षेत्र की हमको क्या दिखती हैं साथियों, प्रमुख नदियों के रूप में दिखाई पड़ती हैं। यहाँ की सर्वोच्च चोटी अपन ने देख ली। एक और प्रमुख चोटी है अन्य प्रमुख चोटी करके आप याद रख सकते हैं इसको, अन्य प्रमुख चोटी के रूप में आप याद रख सकते हैं किसको, जवेरा गुंबद को। किसको, जवेरा गुंबद को आप अन्य प्रमुख चोटी करके आप इसको बेहतर तरीके से साथियों क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो इतनी चीजें आपको कम से कम किसके बारे में याद रखनी है, इस हम कहें कि रीवा पन्ना के पठार में एक छोटा सा पठार और बच रहा है हमारा, बुंदेलखंड का पठार। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। बुंदेलखंड का पठार, जब आप बुंदेलखंड के पठार की चर्चा करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो पठार है ये कहाँ दिखता है हमको। तो साथियों याद रखिएगा ये पठार, अगर हम मैप बनाना चाहें, ये मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड हमको दिखेगा वो ये क्षेत्र हमको बुंदेलखंड का दिखता है। ये किसका पठार है साथियों, ये बुंदेलखंड के पठार का हमको भूभाग दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें कि इसमें इस क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख जिले हमको दिखते हैं, तो आप याद रखिएगा इस क्षेत्र में हमको प्रमुख जिले के रूप में क्या क्या दिखेंगे साथियों, आपको याद रखना है निवाड़ी, निवाड़ी, टीकमगढ़, है ना, सागर, छतरपुर,
है ना, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, दमोह, ये क्षेत्र हमको यहाँ पर क्या होते हैं साथियों दिखाई देते हैं। अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें कि कितना क्षेत्रफल है, तो आपको याद रखना होगा कितना क्षेत्रफल है इसका, ध्यान रखिएगा। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना दिखता है हमको, इसका क्षेत्रफल हमको 23,733 वर्ग किलोमीटर हमको इसका क्षेत्रफल दिखता है, जो मध्य प्रदेश के कुल एमपी का कितना परसेंट है, एमपी के कुल एरिया का 7.7% हमको दिखता है। इसके साथ ही अगर हम चर्चा करें कि यहाँ की हमको सर्वोच्च चोटी कौन सी दिखती है, तो आप याद रखिएगा इस पठार की हमको सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी दिखती है, सर्वोच्च चोटी। तो यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो है ये हमको दिखती है कौन सी, सिद्ध बाबा। कौन सी दिखती है, सिद्ध बाबा हमको यहाँ की सर्वोच्च चोटी दिखाई पड़ती है, जो कितनी हाइट है इसकी, 1172 मीटर की हाइट है, जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में हमको दिखाई पड़ रही है। इसके बाद अगर हम यहाँ की मृदा की बात करें तो कौन सी मृदा हमको दिख रही है, तो ध्यान रखिएगा साथियों यहाँ पे हमको मिश्रित मृदा या मिक्स्ड सॉइल दिखाई पड़ती है, लाल पीली बलुई, है ना, इन सारी मृदाओं का मिश्रण, है ना। इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि जो पठार है यहाँ पे प्रमुख हमको बुंदेलखंड के पठार की फेमस नदियां कौन सी दिखती हैं, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर कुछ नदियां, जैसे हमको एक नदी दिखती है बेतवा, एक दिखती है ना बीना, धसान। तो ये यहाँ पे साथियों हमको क्या दिख जाती है, इस क्षेत्र की प्रमुख हम नदियां दिख जाती हैं। अगर हम यहाँ की औसत वर्षा की बात करें कि यहाँ पर एवरेज रेनफॉल कितना होता है, तो यहाँ पर लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती है साथियों, हमको वर्षा होती हुई दिखाई पड़ती है। इतनी चीजें आपको इस बुंदेलखंड के पठार के संदर्भ में साथियों क्या रखनी होंगी, याद रखनी होंगी। सो साथियों हमने यहाँ पर जो मध्य उच्च प्रदेश के 5 डिवीजन थे, इन्हें एक मालवा का पठार, उसको पहले क्लास में देख चुके हैं, नर्मदा सोन घाटी उसको पहले क्लास में देख चुके हैं। दूसरा हमारा क्या था साथियों, इसके बाद दूसरा हमारा क्या था, हमारा था ये हम कहें कि मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार, इनको हमने आज के सेशन में कवर कर लिया है। जो मध्य प्रदेश के 3 भागों में से शेष 2 बच रहे हैं, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार एक और दूसरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, उनको देखेंगे आगामी क्लासों में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।